वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे। स्वागत है आप सभी का इस मॉर्निंग शो में। इस शो में हम लोग चर्चा करते हैं इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन पर कुछ सवालों के साथ। उद्देश्य यही है कि आपके भीतर पॉलिटी की एक बेटर अंडरस्टैंडिंग क्रिएट की जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस पहले सवाल पर। देखो, ये सवाल आपका कह रहा है दो स्टेटमेंट दिए गए हैं और दोनों में आपको राइट स्टेटमेंट चूज करना है, यानी सत्य कथन आपको बताना है। सबसे पहला लिखा हुआ है कि राज्यसभा को कभी भंग नहीं किया जा सकता है, यानी राज्यसभा को कभी डिसॉल्व नहीं किया जा सकता। और दूसरा लिखा हुआ है कि इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष क्या होते हैं, रिटायर होते हैं। तो राज्यसभा को कभी डिसॉल्व नहीं किया जा सकता, इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष रिटायर होते हैं। ठीक। तो देखो, इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन हम लोग ले लेते हैं कि राज्यसभा की यदि आप बात करें तो आप जानते हैं कि राज्यसभा हमारे भारत देश में अपर हाउस का रोल प्ले करती है, यानी उच्च सदन की भूमिका राज्यसभा निभाती है। उच्च सदन की भूमिका राज्यसभा निभाती है। ये राज्यों का प्रतिनिधित्व देती है। अलग अलग राज्यों का प्रतिनिधित्व राज्यसभा में होता है। केंद्र में राज्यों के मामले में अनुचित हस्तक्षेप न हो सके, इसलिए राज्यसभा का रोल है। राज्यों के हितों को केंद्र के लेजिस्लेचर में, सेंट्रल लेजिस्लेचर में, यानी केंद्र की विधायिका में इंश्योर किया जा सके, इसलिए राज्यसभा का रोल है। तो राज्यसभा ये राज्यों का सदन है। कैसा सदन है मेरे भाई? राज्यसभा एक राज्यों का सदन है। और दूसरी बात, राज्यसभा परमानेंट हाउस है, यानी राज्यसभा अस्थाई सदन है। अस्थाई सदन है मीन्स राज्यसभा का कोई टेन्योर नहीं होता है, नो टेन्योर, यानी राज्यसभा का कोई भी कार्यकाल नहीं होता है। बल्कि राज्यसभा के जो मेंबर होते हैं, इनके मेंबर का कार्यकाल होता है, वो भी कितना होता है, 6 साल का होता है। और जिसमें से 1/3 मेंबर एवरी 2 ईयर पर क्या होते हैं, रिटायर होते हैं। यानी 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष पर क्या होंगे, रिटायर होते हैं, यानी सेवानिवृत्त होते हैं। एक बात और समझिएगा कि राज्यसभा अस्थाई सदन है, ये कभी डिसॉल्व नहीं होता। इसे सिंबल ऑफ कॉन्टिन्यूटी कहा जाता है। सिंबल ऑफ कॉन्टिन्यूटी कहा जाता है, दैट मीन्स कि इसे निरंतरता का प्रतीक कहा जाता है। सिंबल ऑफ कॉन्टिन्यूटी कहा जाता है, यानी निरंतरता का प्रतीक कहा जाता है, क्योंकि ये कभी डिसॉल्व नहीं होती। क्यों नहीं डिसॉल्व होती? अगर सारे सदस्य एक साथ रिटायर हो जाएंगे तब तो डिसॉल्व हो ही जाएगी ना। अब सारे सदस्य एक साथ नहीं रिटायर होते ना, सारे सदस्य एक साथ नहीं रिटायर होते, इसलिए नहीं डिसॉल्व होती है। तो बल्कि होता क्या है कि राज्यसभा में ऐसे समझिए कि जैसे मान लो ये एक पाई चार्ट है 6 साल का, 2 साल, 2 साल, 2 साल। ठीक है। अब यहाँ पर 1/3, ये 1/3 है। ठीक है। तो 1/3 आएंगे, रिटायर होंगे, फिर इनकी जगह 1/3 आएंगे, फिर ये रिटायर होंगे, फिर इनकी जगह आएंगे, फिर आएंगे। तो ये हमेशा चलती रहती है, ये सिलसिला हमेशा चलता रहता है। ऐसा नहीं होता है कि एक साथ सब रिटायर हो जाएं। क्लियर है? तो यहाँ जो पहला स्टेटमेंट आपका लिखा हुआ है कि राज्यसभा को कभी भंग नहीं किया जा सकता, सही है। 1/3 सदस्य दूसरे वर्ष रिटायर होते हैं, सही है। तो दोनों स्टेटमेंट आपके क्या है, सही हो जाएंगे। तो फर्स्ट इज योर राइट आंसर। ठीक है, आगे आते हैं। अगला आपका कह रहा है कि संपत्ति का अधिकार अब मौलिक अधिकार नहीं है, नहीं, राइट टू प्रॉपर्टी अभी और फंडामेंटल राइट नहीं है आपका। इसे आर्टिकल 300A के तहत एक कानूनी अधिकार बना दिया गया है। ठीक है। तो आपका जो सवाल है वो संपत्ति के अधिकार से संबंधित है कि संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार है या नहीं। ठीक। तो समझते हैं जरा इसके बारे में। देखो, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में यदि आप देखें, मूल संविधान में यदि आप देखें, तो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में मेरे भाई मौलिक अधिकार को 7 भागों में वर्गीकृत किया गया था, यानी फंडामेंटल राइट के 7 पार्ट्स थे। यानी मौलिक अधिकार के 7 भाग थे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में। कितने भाग थे भाई? मौलिक अधिकार के 7 भाग थे, यानी 7 भागों में फंडामेंटल राइट को क्लासिफाई करके रखा गया था, यानी मौलिक अधिकारों को वर्गीकृत किया गया था। ठीक है। और इस 7 भागों में एक आपका था 14 से लेके 18 तक राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार। 19 से 22 राइट टू लिबर्टी, स्वतंत्रता का अधिकार। 23-24 राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार। 25 से 28 राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। 29-30 कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, शिक्षा और संस्कृति संबंधी अधिकार। 31 आपका राइट टू प्रॉपर्टी था। एंड 32 राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार। लेकिन ये जो आपका राइट टू प्रॉपर्टी था, ये राइट टू प्रॉपर्टी यानी संपत्ति का अधिकार 31 में था। और राइट टू प्रॉपर्टी सिर्फ 31 में ही नहीं था, बल्कि इसका जिक्र किया गया था आर्टिकल 19(1) क्लॉज एफ में भी। ठीक है, क्लॉज 1(f) में। लेकिन 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा
44वें संविधान संशोधन के द्वारा 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, गवर्नमेंट थी मोरारजी देसाई, 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा इसे समाप्त कर दिया गया, और राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट से रिपील कर दिया गया, यानी फंडामेंटल राइट से हटा दिया गया। और फंडामेंटल राइट से हटाकर इसे कैसा राइट बना दिया गया मेरे भाइयों? फंडामेंटल राइट से हटाकर इसे कहाँ रखा गया? इसे 300A में ले जाकर रख दिया गया। और राइट नाउ आप देखेंगे तो राइट टू प्रॉपर्टी आपका लीगल राइट है, यानी राइट टू प्रॉपर्टी आपका विधिक अधिकार है। कैसा अधिकार है? विधिक अधिकार है, लीगल राइट है। क्यों हटाया गया? क्योंकि संसाधनों के उचित वितरण में यह बाधा बन रहा था। उस समय बहुत सारे ऐसे कानून बन रहे थे जो कि रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, कुछ लोग ऐसे थे जिनके पास 1000 बीघा जमीन थी, कुछ लोग ऐसे थे जिनके पास बिल्कुल जमीन नहीं थी, भूमिहीन थे। तो ऐसे में भाई समान न्याय के लिए उन लोगों को भी जमीन दी जानी थी जिनके पास नहीं थी। तो ऐसे में जब बंटवारा शुरू हुआ तो बहुत सारे कानून बनने शुरू हुए। जब उचित वितरण रिसोर्सेज का किया जाने लगा तो बहुत सारे कानून बनने शुरू हुए, और ये मौलिक अधिकार था, और मौलिक अधिकार गारंटीड होते हैं। हनन के मामले में आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जा सकते हैं। तो ये मौलिक अधिकार उसमें रोड़ा बना, ठीक है। लोग उन कानूनों के खिलाफ कोर्ट जाने लगे। तो ये एक तरीके का विकास के कार्यों में बाधा बन रहा था और रिसोर्सेज के लॉजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में बाधा बन रहा था। इस वजह से राइट टू प्रॉपर्टी को यहाँ से रिपील कर दिया गया और लीगल राइट बना दिया गया। लीगल राइट बना दिया गया। लीगल राइट और फंडामेंटल राइट में क्या डिफरेंस है? फंडामेंटल राइट गारंटीड है, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जा सकते हैं। लीगल राइट पर भी सुरक्षा है, लेकिन लीगल राइट पर एक ऐसी सुरक्षा है कि आप पहले जिस कोर्ट में सुरक्षा मिली है वहां जाएंगे, फिर अपील करके वहां जाएंगे, हाई कोर्ट जाएंगे, फिर अपील करके सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। लीगल राइट के वायलेशन पे आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं, राइट? ठीक है, चलो आई होप आप समझ गए होंगे। तो अब देखो, संपत्ति का अधिकार अब मौलिक अधिकार नहीं है, तो ये स्टेटमेंट आपका क्या हो जाएगा कि संपत्ति का अधिकार अब मौलिक अधिकार नहीं है, सही हो जाएगा। 300A के तहत यह एक कानूनी अधिकार है, दोनों सही हो जाएगा। तो इसमें दोनों सही होगा, बोथ। ठीक है, एक सवाल और देख लेते हैं हम लोग। अगला लिखा हुआ, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। फंडामेंटल राइट्स आर जस्टिसिएबल इन नेचर, यानी ये वाद योग्य है। दूसरा, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर इन्फोर्सिएबल बाई कोर्ट्स। और इसमें ध्यान देना, इसमें गलत पूछ रहा है, असत्य बताना है आपको। बाकी सब में सही बताना था, ठीक है, इसमें आपको गलत बताना है, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, लिखा हुआ है फंडामेंटल राइट प्रवर्तनी। प्रवर्तनी मतलब न्यायालय में क्लेम कर सकते हैं, यानी मौलिक अधिकार में लिखा है कि रोज सुबह सो के उठोगे तो आपको रसगुल्ला मिलेगा। तो रसगुल्ले के लिए आप न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकते हैं, अगर नहीं मिल रहा है तो, यानी न्यायालय में आप क्लेम कर सकते हैं। दूसरा लिखा हुआ है कि नीति निर्देशक तत्व भी लागू किए जा सकते हैं। तो देखिए, समझिए कौन सा गलत है, ये आपको बताना है। तो मौलिक अधिकार और डीपीएसपी में क्या डिफरेंस है? दोनों अधिकार हैं, ठीक है। मौलिक अधिकार गारंटीड राइट्स हैं। गारंटीड राइट्स का मतलब होता है कि इन पर गारंटी मिली हुई है, यानी हनन के मामले में आप डायरेक्ट 32 और 226 से कहाँ जा सकते हैं? कोर्ट। 32 से सुप्रीम कोर्ट, 226 से आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। यानी फंडामेंटल राइट इन्फोर्सिएबल है। इन्फोर्सिएबल है यानी जस्टिसिएबल हैं। दैट मीन्स कि ये वाद योग्य हैं, आप इन्हें कोर्ट में जाके क्लेम कर सकते हैं। ये राज्य के लिए क्या होते हैं? बाइंडिंग होते हैं, बाध्यकारी होते हैं, ठीक है। लेकिन वहीं अगर आप डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की बात करें तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी नॉन गारंटीड है, ठीक है। मौलिक अधिकार किसी व्यक्ति के विकास के लिए जरूरी है। ये किसी व्यक्ति के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए जो अधिकार जरूरी होते हैं वो मौलिक अधिकार होते हैं। ये व्यक्तिगत विकास के लिए दिए गए हैं। डीपीएसपी संविधान का भाग 4 सामूहिक विकास के लिए, पब्लिक वेलफेयर इंश्योर करने के लिए, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए हमारे संविधान निर्माताओं के द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं वो डीपीएसपी है। ये संविधान का भाग 4 है, और संविधान के भाग 4 में जो बातें लिखी गई हैं वो नॉन गारंटीड है, यानी इनके लिए आप कोर्ट में जाके टिंग 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 करके इसे प्राप्त नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये नॉट इन्फोर्सिएबल है। नॉट इन्फोर्सिएबल है यानी प्रवर्तनीय नहीं है, वाद योग्य नहीं है, या नॉन जस्टिसिएबल है, आप इन्हें कोर्ट में जाके क्लेम नहीं कर सकते हैं। राज्य के लिए जरूरी है लेकिन ये राज्य के लिए बाध्यकारी नहीं है, यानी राज्य इन्हें लागू करने के लिए बाध्य नहीं है। हालांकि राज्य से अपेक्षा की जाती है कि राज्य इन्हें लागू करे, लेकिन राज्य इन्हें लागू करने के लिए बाइंड नहीं है। तो पहला वाला स्टेटमेंट जो आपका लिखा हुआ है ये प्रवर्तनीय है, सही हो जाएगा। दूसरा, डायरेक्टिव प्रिंसिपल भी इन्फोर्सिएबल है, ये गलत हो जाएगा। तो पूछ रहा है कौन सा गलत है, तो इसमें सेकंड आपका क्या हो जाएगा? ओनली कौन सा गलत है? तो सेकंड वाला क्या है? गलत होगा। ओनली 2 आपका गलत होगा क्योंकि गलत पूछ रहा है, ठीक है। केवल 2 गलत है, पहला वाला आपका सही हो जाएगा। तो आई होप आपने सेशन को एंजॉय किया होगा, अच्छा लगा है
तो आप ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपको ये कैसा लगा। और साथ ही साथ भाई 28 तारीख को ये ध्यान रखिए आप, 28 तारीख को पीसीएस की परीक्षा से के जैसी ही एक परीक्षा हम कंडक्ट करा रहे हैं 9:30 बजे लखनऊ, प्रयागराज और दिल्ली सेंटर पर। ये स्कैन कर लीजिए क्यूआर कोड, फ़ोन में एक फॉर्म आएगा, फॉर्म भरिए, इनरोल करिए और फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा नहीं लगेगा। इसमें एडमिट कार्ड जारी होगा आपका और जाके परीक्षा दीजिए। इससे आपको पता चलेगा कि आपकी तैयारी किस लेवल पे है। और वास्तविक परीक्षा में जो चुनौतियां होती हैं वो चुनौतियां आप पहले फेस कर लेंगे तो अपने आप को प्रिपेयर कर पाएंगे रियल एग्जाम के लिए। तो परीक्षा से पहले यह एक अहम परीक्षा, ये बहुत जरूरी है, तो इसको आप लोग जरूर दीजिए। इसके लिए कोई पैसा वैसा नहीं लग रहा है, ठीक है। और साथ ही साथ आरंभ 10.0 प्री मेंस इंटरव्यू बैच हमारे यहाँ चल रहा है, फाउंडेशन बैच है 2025-26 के लिए। इसमें आप इनरोल कर सकते हैं, ठीक है। जो फी है इसकी आरंभ बैच की वो 20 तारीख तक यानी 20 सितंबर तक ये है 9,999 रुपये और प्लेटिनम है 16,999 रुपये। अगर आप ये कोड लगाएंगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा BL लाइव। गोल्ड और प्लेटिनम में क्या डिफरेंस होता है, तो भाई गोल्ड में आपको क्या मिलता है, क्लासेज मिलती हैं, ई नोट्स मिलती है, करंट अफेयर मिलता है, ठीक। और अगर आप प्लेटिनम लेते हैं तो आपको 4 साल की वैलिडिटी मिलेगी, गोल्ड में 2 साल। NCERT रिकॉर्डेड कोर्स मिलता है 10,000 प्लस MCQ प्रैक्टिस बैच मिलता है, बुक्स मिलती है, ग्रुप मेंटरशिप बाय फैकल्टी यानी फैकल्टी के द्वारा आपको मेंटरशिप मिलती है। साथ साथ 2 महीने का MCQ बैच प्रीलिम्स का मिलता है, 4 मंथ का आंसर राइटिंग बैच आपको मिलता है, प्रीलिम का क्रैश कोर्स भी आपको इसमें मिलता है। तो इसमें ढेर सारी चीज़ें आपको प्लेटिनम में मिलती हैं। तो प्लेटिनम बेस्ट है, ये लेके आप अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं और प्रिपेयर कर सकते हैं। और मेरी शुभकामनाएं कि आप सब चयनित हों और देश और समाज के विकास का माध्यम बने। साथ ही साथ प्रश्नों की श्रृंखला के साथ एक चर्चा चलती है मंडे टू सैटरडे शाम 7 बजे पॉलिटी की। तो इस चर्चा में आप लोग जरूर शामिल हुआ करिए, क्योंकि इसमें हम लोग पॉलिटी सीखते हैं, फैक्ट और कॉन्सेप्ट। एक सवाल पर 2-3 मिनट तक व्याख्या होती है और वो व्याख्या आपके लिए जरूरी होती है, ठीक है। तो इसमें जरूर आप लोग शामिल हुआ करिए, रोजाना शाम 7 बजे ये आपकी चलती है, ठीक है। साथ ही साथ क्लास PDF के लिए, किसी भी प्रकार के डाउट्स के लिए, या मान लो प्रीलिम के लिए कोई पॉइंटर है, मेंस के लिए कोई पॉइंटर है, कुछ अच्छी चीज़ मुझे नज़र आती है तो मैं इस टेलीग्राम पे भेजता रहता हूँ। तो आप मुझसे इस टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं। फ़ोन से अगर आप स्कैन करेंगे तो टेलीग्राम लिंक आ जाएगा, वहाँ से आप मुझसे जुड़ सकते हैं। और ये इंस्टा पेज है मेरा, यहाँ भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। खूब खुश रहिए, खूब स्वस्थ रहिए, खूब आगे बढ़िए, जीवन में प्रगति करिए, मोटाइए। मोटाने का अर्थ फूलना नहीं है, मोटाने का अर्थ है स्वस्थ रहना। नमस्कार।